जय हिंद। स्वागत है आप लोग का गिरनर क्लासेज में। आइए हम लोग चर्चा कर रहे थे भारत के संवैधानिक विकास को लेकर। और संवैधानिक विकास में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो भारत में संवैधानिक विकास किए गए थे हमने उनको देख लिया था और उनमें हमने 4 टर्म को देखे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 1773 का रिलेटिंग इसको भी देख लिया था। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान जो भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा थी हमने उनको देख लिया था। अब हमको देखना था कि इसके प्रति ब्रिटिश ताज किया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद कुछ किसका शासन आया? ब्रिटिश ताज का शासन आया। तो हम लोग अब उसको देखने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश ताज के अधीन भारत में जो संवैधानिक सुधार हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद नियम, ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक गया था? 1947 तक का स्वाधीनता अधिनियम तक हुआ था। तो आइए जानते हैं ब्रिटिश ताज के अंतर्गत ब्रिटिश ताज के अधीन शासन। ब्रिटिश ताज के अधीन शासन के अंतर्गत हम इसमें पहला हमारा कौन सा होगा? 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो भारत शासन अधिनियम किस कब का है? 1858 का। यहाँ क्या किया गया था? सबसे पहला कार्य क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या किया है? समाप्त कर दिया गया। और किसका शासन को शुरू किया गया? ब्रिटिश ताज का शासन यहाँ क्या हुआ? शुरू हुआ। तो यहाँ से ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हुआ और किसका शासन समाप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। अब बारी आई कि यहाँ शासन कैसे किया जाएगा। 1858 का जो ये अधिनियम आया था, तो यहाँ एक भारत सचिव का गठन किया गया। किसका सचिव का गठन किया गया? भारत सचिव का गठन किया गया। और ये भारत सचिव गठन एक परिषद के माध्यम से हुई थी, जिसमें इसमें कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। यानी भारत परिषद का गठन हुआ तो इसमें सदस्य कितने थे? 15 सदस्य थे। जो ये भारत सचिव था इसका गठन हुआ और इसके उपरांत में जो भारत परिषद, ये 15 सदस्यों को लेकर भारत सचिव अपने शासनिक प्रशासनिक कार्यों को क्रियान्वयन करता था। इसके बाद यह देखा गया कि 1858 में ये एक पद और चेंज हो गया, जो भारत का गवर्नर जनरल था। कहाँ का? भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर उसका क्या नाम रख दिया गया? वायसराय। तो पूछता है कि किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को बदल के क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। जो इस समय प्रथम वायसराय था उसका क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग।
तो 1858 में इतनी महत्वपूर्ण बातें थी। पहली बात ये क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, यानी उसके शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज का शासन ऐसे प्रारंभ किया गया और भारत सचिव का गठन किया गया। जो भारत सचिव भारत में अपने शासनिक और प्रशासनिक कार्यों को जो करता था, 15 सदस्यों को लेकर अपने कार्यों में निर्णय लेता था वो। और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, वायसराय। कहने का तात्पर्य है कि उस समय भी गवर्नर जनरल लोकप्रिय हो गया था, लेकिन अधिनियम के तहत उसे क्या बना दिया गया, वायसराय। और पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद आता है 1858 का, माफ करिएगा 1861 का, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, यानी इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861, यानी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया। यहाँ से पहली बार विकेंद्रीकरण को देखा गया, विकेंद्रीकरण को। यहाँ से पहली बार विकेंद्रीकरण को देखा गया। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि इसके पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करे तो उसमें क्या देखा गया था, केंद्रीकरण देखा गया था। कैसे? क्योंकि 1833 के चार्टर अधिनियम में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से उसकी कार्यपालिका और विधायी शक्ति छीन ली गई और उन्हें पूर्णतः बंगाल पर क्या किया गया, उन्हें आश्रित कर दिया गया। तो उसे क्या कहा जाएगा, केंद्रीकरण। जैसा कि मान लीजिए अगर भारत के राज्यों की जो शक्तियां दी गई हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, और इनकी शक्तियों को छीन कर टोटली किस पर कर दिया जाए, भारत सरकार पर कर दिया जाए, तो ये हमारा क्या होगा, केंद्रीकरण होगा। लेकिन विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है तो क्या होगा कि जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसियां थी उनको उनको कार्यपालिका और विधायी शक्तियां पुनः वापस कर दी गई। तो बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी की बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी यानी कानून बनाने वाली वह कार्यपालिका शक्तियां, वह कार्यपालिका शक्तियां वापस कर दी गई। ठीक है, बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी व कार्यपालिका शक्तियां वापस कर दी गई। तो ये रहा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। ये दो कामें बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां और कार्यपालिका शक्तियां वापस कर दी गई। इसके बाद आता है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगर इसकी बात की जाए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम का, तो यहाँ केवल दो ही महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। पहला कार्य क्या था यहाँ पर कि विधान परिषदों का विस्तार हुआ और दूसरा प्रत्यक्ष और परोक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। तो पहला कार्य क्या था यहाँ पर, विधान परिषदों का
विधान परिषदों का विस्तार हुआ, विधान परिषदों का क्या हुआ, विस्तार हुआ। और दूसरा अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष निर्वाचन प्रणाली का विकास हुआ। तो पहली बार अप्रत्यक्ष और परोक्ष निर्वाचन प्रणाली का विकास कब हुआ, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम और विधान परिषदों का विस्तार। तो 1892 के में दो महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। इसके बाद आता है हम लोग का उन्नीस सौ 9 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ठीक है। इसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। इसे क्या कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले उस समय क्या था, भारत सचिव था। क्या था यह, भारत सचिव था, जबकि मिंटो क्या था, वायसराय था, ठीक है। मार्ले क्या था, उस समय भारत सचिव था और मिंटो क्या था, वायसराय था। तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत यहाँ पहली बार क्या किया गया कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। किसको अपनाया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को यहाँ प्रारंभ किया गया या अपनाया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बना। किनके लिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बना। ये सब बात कब की हो रही है, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। और मिंटो को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जन्मदाता। तो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। यानी संप्रदाय को मान्यता प्राप्त कर दी गई 1909 के भारतीय परिषद नियम के मुसलमान अपना अलग से वोटिंग सिस्टम अपना सकते हैं। तो ये रहा 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे क्या कहा गया, मार्ले मिंटो सुधार। इसके बाद आता है हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत
शासन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ठीक है। ये इसमें क्या हुआ कि पृथक प्रस्तावना का प्रावधान आया, पृथक पृथक प्रस्तावना का प्रावधान से क्या तात्पर्य है, यानी ये जितने भी नियम उस समय के पारित हो रहे थे, अधिनियम जो थे ये या एक्ट थे, चाहे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1900 मान के चलिए 1935 या 1947 तक जो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अंतर्गत, ये सब अपने आप में एक संविधान थे। तो उसी में पहली बार प्रस्तावना किस में जोड़ा गया था, 1919 से। जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें प्रस्तावना जोड़ा गया है ना कि हम भारत के लोग भारत को, तो इसी तरह 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत पृथक प्रस्तावना का प्रावधान किया गया। इसको हम किस नाम से जानते हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। उस समय मॉन्टेगू क्या था, भारत सचिव था। और चेम्सफोर्ड क्या था, वायसराय। ठीक है, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो मॉन्टेगू क्या था उस समय, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड क्या था, वायसराय था। यहाँ पर पहली बार क्या देखा गया कि प्रांतों में द्वैध शासन देखा गया। प्रांतों में द्वैध शासन। अब प्रांतों में द्वैध शासन का तात्पर्य क्या है, यानी द्वैध शासन कहते किसे हैं। जैसे मान लीजिए कि इस समय वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, और उन्हीं के साथ साथ अगर राहुल भी प्रधानमंत्री हो जाते हैं भारत के, यानी एक ही कार्यकाल के दौरान दो लोग अगर किसी देश को चलाते हैं, कहने का तात्पर्य कि यानी दो सरकारें चलती हैं, जैसे एक राहुल गांधी की हो गई और दूसरी नरेंद्र मोदी जी की हो गई, तो एक साथ दोनों कार्य करें, उसी को क्या बोला जाएगा, द्वैध शासन। यानी प्रांतों में क्या हुआ, द्वैध शासन था। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहाँ देखने को मिलती है, 1919 के भारत शासन अधिनियम में। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का तात्पर्य क्या है कि जहाँ जनता सीधे रूप से भाग ले, यानी वोट देने में, मत देने में, जहाँ जनता डायरेक्टली आती है उसे क्या कहता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। और यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था अपनाई गई, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव, यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था से क्या तात्पर्य, द्विसदनात्मक व्यवस्था से यह तात्पर्य है कि ऐसे मान लीजिए भारत की संसद में कैसी व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है या द्विसदनीय व्यवस्था है, क्योंकि एक है हमारा लोकसभा, दूसरा क्या है, राज्यसभा। इसी तरह भारत के 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, यानी 6 राज्यों में क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव है। और जहाँ केवल विधानसभा है, इन राज्यों में वहाँ क्या होगा, एकल सदनीय विधायिका होगी। और जहाँ जिन राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, वहाँ क्या होगा, द्विसदनात्मक व्यवस्था होगा। तो ये रहा 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम जाना जाता है। पहली बार प्रस्तावना का प्रावधान आया था और प्रांतों में द्वैध शासन आया और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई और द्विसदनात्मक व्यवस्था। इसके बाद 1935 का
भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम का तात्पर्य है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब यहाँ ये देखा जाए इसके पहले क्या हुआ कि 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे। कब से कब तक? 1930 से लेकर 1932 तक। 1930 से लेकर 1932 तक क्या हुआ था? 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे। और इन जो सम्मेलन का जो निचोड़ था, क्या था? जो सम्मेलन का निचोड़ निकला, यहाँ से जो भी प्रावधान निकले, ठीक है, वो प्रावधान कहाँ ले आकर लागू कर दिए गए? 1935 के भारत शासन अधिनियम में। तो 3 गोल में सम्मेलन 1930 में हुआ, एक 32 में हुआ, एक माफ करिएगा 1930, 31 और 32 3 हुए। और जो तीनों गोल में सम्मेलन का जो निचोड़ आया और निचोड़ के बाद जो प्रावधान निकला इसमें से, उसे कहाँ लागू कर दिया गया ले जाके? 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। यहाँ पर क्या हुआ कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय जब संघ की स्थापना होगी तो संघ की इकाइयां भी होंगी, यानी संघ की इकाइयां भी होंगी। संघ की इकाइयों से तात्पर्य क्या कि उस समय के जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे या देशी रियासतें थी, उन्हीं को क्या कहा गया? संघ की इकाइयां कहा गया। यानी संघ की इकाइयों में आप देख सकते हैं ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत, और एक साइड क्या देगा आपकी? देशी रियासतें। तो अखिल भारतीय संघ की जब स्थापना हुई तो उस संघ की इकाइयां और संघ की इकाइयों को हमने 2 भागों में बांटा, एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत, दूसरा देशी रियासतें। एक बात और यहाँ पर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। विकेंद्रीकरण को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। जब मान लीजिए जब संघ और उसकी इकाइयां आई तो उनके बीच कुछ ना कुछ शक्तियों का बंटवारा तो होगा ही। जैसे भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है, इस वजह से भारत में 3 सूचियां हैं। समवर्ती सूची, यानी भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। संघ सूची है, एक राज्य सूची, दूसरा समवर्ती सूची। तो उस समय भी ये प्रावधान आ चुका था सूचियों का। उस समय विधायी शक्तियों का विधायी शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया। कितनी सूची थी? 3 सूचियों के माध्यम से। पहली क्या थी? हमारी संघ सूची थी, दूसरी संघ सूची, उसके बाद समवर्ती सूची, उसके बाद राज्य सूची। उस समय की जो संघ सूची थी इसमें थे 59 विषय। कितने विषय वस्तु थे? 59। और राज्य सूची में 54 विषय वस्तु, और समवर्ती सूची में कितने थे? 36 थे। ठीक है, तो विधायी शक्तियों को किन सूचियों के माध्यम से बांटा गया? 3 सूचियों के माध्यम से। एक था संघ सूची, दूसरा था समवर्ती सूची, और तीसरा था राज्य सूची। तो इन सूचियों के मध्य शक्तियां जब बट गई तो हमने
1919 में क्या पड़ा था कि प्रांतों में द्वैत शासन लगा था। कहाँ लगा था? प्रांतों में द्वैत शासन लगा था। लेकिन यहाँ क्या किया गया, 1935 के भारत शासन अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया। कहाँ? केंद्र में द्वैत शासन का प्रावधान आया। तो यहाँ केंद्र में द्वैत शासन को लगा दिया गया और प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। यानी प्रांतों से द्वैत शासन क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, जबकि केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। और व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो मात्र 6 ही राज्यों में क्या था, यानी 6 प्रांतों में केवल क्या था? द्वैत शासन था। तो व्यवहारिक रूप से व्यावहारिक रूप से 6 प्रांतों में द्वैत शासन था। इसमें पहला कौन सा था? असम। असम था, बंगाल, बिहार, बॉम्बे। कौन था? बॉम्बे। उसके बाद मद्रास, और उस समय जो फिलहाल इस समय का यूपी है उसे क्या कहा जाता था? संयुक्त प्रांत कहा जाता था। संयुक्त प्रांत। तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऐसे राज्य थे जिनमें द्वैत शासन, लेकिन उस समय राज्यों की संख्या कितनी थी? 11 में से 6 जो व्यवहारिक रूप से प्रांतों में द्वैत शासन लगाए गए थे। इसके बाद था 1947 का स्वाधीनता अधिनियम। तो उसमें क्या कहा गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल यानी वायसराय है उसे क्या बना दिया जाएगा? भारत का राष्ट्रपति, जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का क्या होगा? प्रमुख होगा। और जो राज्यों में जो गवर्नर थे उन्हें क्या बनाने की घोषणा की गई? उन्हें राज्यपाल बना दिया जाएगा। तो इसके साथ हमने क्या किया कि जो ब्रिटिश ताज के अधीन जो संवैधानिक विकास हुए थे हमने उनको सबको देख लिया। यानी 1858 से लेकर 1947 तक के प्रावधान किए गए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।